देश जवान है, देश में युवा आबादी सबसे बड़ी है और वो इस बार लोकसभा चुनाव में अहम फैसला करेगी कि आखिर किसकी सत्ता सरकार देश में बनेगी और कौन देश को आगे लेकर जाएगा। और ये इसकी कमान चूँकि आबादी बड़ी है उनके हाथों में है। इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और इसलिए सियासी दल उनको रिझाने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। हम पहुँचे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय पब्लिक पॉइंट में। आज हम जानेंगे कि युवाओं का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी समझ क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं और वो क्या कुछ तलाश कर रहे हैं अपने करियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर या बुनियादी समस्याओं को लेकर उनके क्या सरोकार हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास सिंह है। विकास जी। सरकार कह रही है हम विकास के रास्ते पर देश को ले जा रहे हैं, आपका नाम ही विकास है। तो क्या सोचते हैं कि कौन कौन से ऐसे एजेंडे हैं जिनसे विकास के लिए वो बुनियादी ज़रूरतें हैं और वो होना चाहिए? मेरे को लगता है कि सबसे पहले विकास के लिए बुनियादी ज़रूरतें हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये नहीं कहता कि मतलब डेवलपमेंट एक ही फील्ड में करते जाइए, आपको हर फील्ड में ध्यान देना पड़ेगा और हर फील्ड में ध्यान देने के लिए आपकी उस फील्ड की ज़रूरतें समझनी पड़ेगी। अब हम देखें तो नेताएं बात तो करते हैं कि हाँ ऐसा है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब उनसे 5 साल बाद पूछा जाता है तो बस ये कहते हैं कि पिछली सरकार में ये हुआ था, हम उसको पूरा करते करते ही इस 5 साल में नहीं कर पाए। दूसरों की कमी गिनाते हैं और अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ सरकार की गलती है, कहीं ना कहीं लोगों की भी गलती है, क्योंकि जब वो प्रॉब्लम पूछने जाते हैं उनको खुद भी नॉलेज नहीं होती कि क्या प्रॉब्लम है। अगर हम यही देखें कि आप किसी एक मुद्दे पर ले लें, जैसे अभी एम्प्लॉयमेंट है, हमारे सरकार ने कहा था कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे। अगर हम रेशियो माना है कि 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट 1 साल में देंगे, 10 साल हो गए हैं भाजपा को। मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बस मैं बता रहा हूँ 10 साल हो गए हैं। लेकिन अगर अभी कोई पूछने जाए कितना एम्प्लॉयमेंट देंगे तो उनके पास कोई डाटा नहीं। वो कहते हैं कि हमने मंदिर बनाए, इससे इतना एम्प्लॉयमेंट आया, लेकिन कभी आपने सोचा है मंदिर बनाने से क्या एम्प्लॉयमेंट आएगा? मंदिर बनाने से 4 चीज़ें बनेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। एक होटल बनेगा, एक टूरिज़्म बनेगा, एक होटल टूरिज़्म रोड डेवलपमेंट होगा। लेकिन इन सब की भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो टेम्प्रेरी बेसिस पर। आप होटल में जो जॉब करेंगे वो जॉब होगी ज़्यादा से ज़्यादा होटल मैनेजर, वेटर या रूम सर्विस की, या तो आप खुद होटल के मैनेजर होंगे। पर आप कभी सोचिए कि कितने ही लोग हो जाएंगे। इस देश के करोड़ की आबादी 130 करोड़ है, मान लीजिए कि 10 करोड़ लोग भी होंगे तो कितनी ही देर के लिए एम्प्लॉयमेंट रहेंगे। अब जो आम इंसान है, जैसे जो गाँव का लोग है, वो क्या ही मांगता है कि हमें थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट चाहिए। वो एम्प्लॉयमेंट भी एक वेराइटीज़ में होता है। अगर हम यही देखें, ये पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट हो गई। दूसरी बात है कि जो इन्होंने पॉलिसी लाई हैं बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं, पर वो अपने ग्राउंड बेसिस पे है ही नहीं। अब मैं आपको बताऊं, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी NAC A++ है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, मेरा चौथा सेमेस्टर है मेरा, और 2 सेमेस्टर के रिज़ल्ट में मैंने असाइनमेंट भी दिया है, मैंने रिज़ल्ट भी दिया है, लेकिन एब्सेंट लगा है। और एब्सेंट जब मैं सही करवाने जाता हूँ तो एज अ टीचर वो सोचता है कि मैंने असाइनमेंट दिया ही नहीं। अब मेरे पास तो मान लीजिए प्रूफ था कि मैंने असाइनमेंट दिया है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन बनाया है। लेकिन ये गड़बड़ हुई क्यों सिस्टम नहीं है क्या इसका? सिस्टम, इन लोग के पास सिस्टम तो है, लेकिन हर साल ऐसा होता है कि बच्चों के ऐसे एब्सेंट आ जाते हैं, थ्योरी में आ जाते हैं, प्रैक्टिकल में आ जाते हैं, जबकि उन्होंने सब कुछ दिया है आपको एंड रिटर्न। मैं बताऊँ तो मतलब सिस्टम में अपडेशन नहीं होता, क्या कारण है? मेरे को लगता है कि इनका सिस्टम चाहते ही नहीं अपडेशन करना है, क्योंकि हर बार ये लोग ऐसे ही करते हैं। मैं बताऊँ, मेरा भैया जब भी यहाँ से कर रहा था तब से लेके अब तक का 6 साल का डिफरेंस है, लेकिन आज तक भी मेरे भी एब्सेंट आई है। मेरे इस समय कुछ दोस्त भी हैं, उनके अभी सेमेस्टर 3 का रिज़ल्ट जो 3-4 महीने पहले आ गया है, उसकी भी एब्सेंट अभी तक ठीक नहीं हुई। जब वो बच्चे अपने रिज़ल्ट टीचर के पास मांगने जाते हैं तो कहते हैं कि हमारी गलती ही नहीं है, क्या पता आपने एब्सेंट नहीं दिया हो। लेकिन फिर अब मैं बताऊं, मैं अपना केस बताऊं, मुझे 3 महीने लग गए थे एक असाइनमेंट का एब्सेंट सही करवाने में। इससे जो मेंटल ट्रॉमा होता है ये भी होता है, और इससे ऊर्जा घटती है। अभी कौन सा कोर्स कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में? मेरा BA है। BA इन फिजिकल एजुकेशन, डिफेंस स्टडीज़ एंड फिलॉसफी। अच्छा जी, चलिए आपको शुभकामनाएं और आपकी समस्याएं लखनऊ विश्वविद्यालय हल करे। जैसे आप देखें, लखनऊ विश्वविद्यालय का गेट भी नया बना है, इसका रंग रोगन भी हो रहा है, इसका स्वरूप बदलने की कोशिश भी हो रही। बहुत से अच्छे इनिशिएटिव जो है कुलपति आलोक कुमार जी ने इनिशिएटिव लिए हैं। उम्मीद है कि इनकी भी प्रॉब्लम्स वहाँ तक पहुँचेंगी और सुधार भी होगा। आपका नाम क्या है? सर आन्या पांडे। आन्या, आप क्या सोचती हैं कि क्योंकि अभी सरकार विमेन ओरिएंटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान दे रही है, आपको क्या लगता है, आपके मुद्दे क्या हैं, आपके विषय क्या हैं और आप कितने संतुष्ट हैं? सर विमेन ओरिएंटेड बहुत सारे इनके पास पॉलिसीज़ है, बहुत सारे केसेस है जहाँ पे अगर विमेन एंटरप्रेन्योर्स बनना चाह रही हो तो उन्हें जो है लोन्स भी मिल रहे हैं इस वक्त। बट कहीं ना कहीं आई गेस स्टिल गेस की जो है आज भी विमेन को लाइक ऐसे मान के रखा जाता है ना कि लाइक अभी एक ही बयान निकला था, ठीक है, दैट विमेन शुड वेयर क्लोथिंग, वेयर प्रॉपर क्लोथिंग, ठीक है। अगर उन्हें रेप नीच करवाना है तो अपना कपड़े संभाले, ठीक है। तो अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगर विमेन एंटरप्रेन्योर्स बन भी जा रही हैं तो फ़ायदा क्या है? मतलब ये सामाजिक मानसिकता एक बड़े संकट है।
हाँ, मानसिकता में बदलाव आना चाहिए। मानसिकता में बदलाव आना भी चाहिए एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन्हें प्रमोशन करना चाहिए सब चीज़ों का कि लाइक अब अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अपनी पर्सनल व्यू की बात करूँ, तो अगर मैंने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं तो आई एम फाइन इन गोइंग आउट, ठीक है। वहीं अगर मैंने कहीं ड्रेस पहन रखी है छोटी सी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कोई मेरा पीछे फॉलो ना कर रहा हो, ठीक है, कोई मेरे पिक्चर्स ना क्लिक कर रहा हो, ठीक, कहीं ना कहीं एक वो कॉन्शियसनेस आ जाती है। तो अगर ये चीज़ रहेगा कि जो है आपके पास बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, हाँ रूल्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, बट अगर मैं आज चली जाती हूँ कि हाँ मैं इस पुलिस स्टेशन में चली जाती हूँ कि सर मेरे साथ ये गड़बड़ी हुई है, तो उनका पहला सवाल क्या होगा, वो सालों से चलता आ रहा है सवाल, आपके कपड़े क्या पहने थे, ठीक है, यही होता है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जैसे सरकार ने पिंक बूथ बनाए हैं, यानी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कोई घटनाएं हो तो हर चौराहे पर ऐसे पिंक बूथ बनाए हैं। एक प्रयोग है, तो अभी लखनऊ में या कुछ स्मार्ट सिटीज़ जो हैं 13 उन जगहों पर प्रयोग है, अभी सब जगह नहीं है, लेकिन इस प्रयोग को आप कैसे देखते हैं? इट्स अ वेरी नाइस प्रयोग एक्चुअली, ठीक है, बट आई होप कि ये आगे बढ़ता रहे, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे कई सारे अभियान चले, कई सारे अभियान ठप हो गए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक वो चीज़ रहेगा कि भाई कहीं आगे चल के ये पिंक बूथ्स खाली ना हो जाए। हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा है। अमूमन हम लखनऊ में भी देखें तो बहुत तरह के ऐसे प्रयोग होते हैं और हर जगह ऐसे प्रयोग होते हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होते, कंटिन्यू नहीं होते हैं, उसमें कभी फंड आता है, फिर वो रुक जाता है, हाँ। फिर वो काम बंद हो जाता है, लोग उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। अच्छा, एक आप युवा हैं, आपके मुद्दे क्या हैं? इस बार लोकसभा चुनाव में वोट देने जाएंगी तो क्या मुद्दा होगा? जॉब्स, जॉब, सबका सारे युवाओं का यही एक मुद्दा रहता है, जॉब्स मिलनी चाहिए। अब ये पुलिस वाला जो फॉर्म निकला था उसका जो है एग्जामिनेशन लीक हो गया, अब बच्चे का तो 6 महीने का वो निकल गया ना स्पैन एक, ठीक है, क्योंकि एक एज हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी सरकारी नौकरी में, क्योंकि अगर वो एक पर्टिकुलर एज निकल गया तो फिर हमारा गया, सब ठप हो गया। 6 महीने वेस्ट होना, ऐसे देखा जाए तो 6 महीने बहुत नहीं है, बट अगर आपकी एज ही नहीं है तो 6 महीने आपके लिए बहुत होगा, ठीक है, आपका फिजिकल तो चला जाएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपको लाइक हमारा बेटर सिस्टम होना चाहिए एग्जामिनेशन का, क्योंकि ये पहली बार नहीं हमारे एग्ज़ाम्स लीक हुए हैं, बहुत बार हमारे एग्ज़ाम्स लीक हो चुके हैं, तो बेटर सिस्टम हो जाए, बेटर जॉब्स मिल जाएं, ठीक है, रादर देन सबको पुश करने का कि नहीं एंटरप्रेन्योर बनो, जॉब्स दे दो। हाँ, लेकिन एक और बात है कि सरकार इतने जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकती। 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, 70% युवा आबादी है, इतने सरकार के पास जॉब्स नहीं, सरकार के पास खजाने में कमी रहती है, तो अब तो बहुत जगह वो कटेल कर रहे हैं, लगातार वैसे पद घटा रहे हैं। और मोदी जी ने ये कहा भी है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी सरकार का काम ज़्यादा तामझाम फैलाना नहीं है, बल्कि तामझाम कम करना है, लोगों को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देना है। तो आपका मत क्या है कि मतलब सरकार ज़्यादा नौकरियां दे या सरकार नौकरी देने का एक ऐसा इकोसिस्टम बनाए जिससे सब फ्लरिश करें और ज़्यादातर लोग स्वतंत्र होकर काम करें? हाँ, देखिए, नौकरियां, कई लोग होते हैं जिनको नौकरियां चाहिए होती हैं, ठीक है, दे प्रेफर गेटिंग अ जॉब, गेटिंग अ स्टेबल जॉब, गेटिंग अ लेड बैक लाइफ, ठीक है। हाँ, कई लोग होते हैं जिनको एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कई लोगों को अपना बिजनेस चाहिए होता है, ठीक है। आई गेट इट कि सरकार उतनी नौकरियां नहीं बना सकती है, ज़रूरत भी नहीं है बनाने को, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक साल में 10 लोग भी एंट्री कर रहे हैं तो उसी साल 10 लोग बाहर भी तो जा रहे हैं, ठीक है, तो आप उतनी जॉब तो क्रिएट करो एटलीस्ट। अब एनडीए की जो है वो आ रही हैं वैकेंसीज आ रही हैं, उसमें जो है 10 वैकेंसीज है, बस 10 वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया, ये थोड़ा कम नहीं है, ठीक है, 10 ही लोग रिटायर हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कुछ तो इधर उधर घपला हो ही रहा है, कुछ इधर उधर घपला है। आइए जरा, आप इधर भी आए। आप क्या, आपका नाम क्या है? रवि प्रभाकर। रवि प्रभाकर जी, आप क्या कोर्स कर रहे हैं? सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग। इंजीनियर्स के साथ बहुत बड़ी चैलेंज है। जितनी बड़ी खेप भारत में निकल रही है इंजीनियर्स की, उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है उनको, और साथ में ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि जो इंजीनियर्स निकल रहे हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी का भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि वो उनके स्किल कितनी डेवलप हुई, वो वाकई कितने अच्छे इंजीनियर बने। तो ये ज़्यादातर कंपनीज या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हो ये सवाल उठा रहे हैं कि साहब वो लेवल नहीं मिल रहा है, तो ये एक गैप क्यों है इतना बड़ा? सर, एक तो पहली बात तो ये जो मांगते हैं ये लोग कि हम लोगों को पहले जो बच्चे चाहिए कॉलेज से तुरंत उन लोगों को चाहिए कि हम लोगों को एक्सपीरियंस मिल जाए। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो हम लोग को एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? हम जब इधर उधर जाते हैं तो हम लोग को जो सर्टिफिकेट मिलते हैं, कई जगह तो ये लोग ये करते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट्स है उनकी कोई मान्यता नहीं है, लोगों ये लोग सर्टिफिकेट को रद्द कर देते हैं और उसका हमारा उतनी मेहनत तो बर्बाद जाती ही है। और फिर उसके बाद ये लोगों को चाहिए कि हम लोगों को सिर्फ घर बैठे बैठे कॉलेज में जाते जाते हम लोग को मिल जाए कि हम लोग सब आ जाए।
तो ये तो गलत ही है। जितनी कंपनियां आती हैं और उसमें से भी गिने चुने लोगों को आती हैं, लेके उठा के चली जाती हैं। वो भी क्या करती हैं, ले जाके वहाँ पर घिसवाती हैं उन लोगों को। घिसवाती है मतलब? घिसवाते का मतलब क्या है, उन लोगों से वो काम नहीं करवाती हैं जो बोल के ले जाती हैं। अच्छा, मतलब दावे में फ़र्क है। हाँ, बहुत फ़र्क रहता है। और फिर उसके बाद अभी यहीं पर मैं आया हूँ अपने इसमें, यहाँ पर एक इंटर्नशिप मिल रही थी। मैंने उसके लिए अपने कॉलेज में जाके बात की कि भाई मेरे को इंटर्नशिप करनी है। तो मैं एक हफ़्ते से नहीं जा रहा था कॉलेज, तो मैंने उनसे बोला मेरे को इंटर्नशिप करनी है और मैं एक हफ़्ते से नहीं आ रहा। तो उससे पहले एक दिन कॉलेज से कॉल आया कि भाई क्यों नहीं आ रहे हो। तो मैं गया और फिर तो वहाँ पर जाके इन्होंने क्या किया, मेरे जो प्रिंसिपल है उन्होंने ये कर दिया कि फ़ोन कर दिया मेरे घर पे, कह रहे कि आपका बेटा हमसे 4 महीने की छुट्टी मांग रहा है। और बल्कि मैंने मांगी भी नहीं थी। उन पर मैंने बोला था कि हाँ भाई मेरे को सिर्फ मैं इतने दिन से क्यों नहीं आ रहा था, इसकी एप्लीकेशन देने आया। और फिर मेरे घर पे यही हुआ है कि मेरे को बहुत सारी डांट पड़ी है। और फिर अब कॉलेज आने के लिए वो किया जा रहा है। और फिर उसमें भी मैं कॉलेज में क्या करने जाके बैठता हूँ मैं, यही जो किताबी चीज़ें हैं वो भी, उसमें भी किताबी चीज़ों को वो सारी चीज़ें। इंजीनियरिंग में तो लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, उसमें काम करने का अपॉर्चुनिटी है और सबको ये मैंडेटरी है उसके आपके कोर्स कार्यक्रम में, वो ज़रूरी है। तो क्या ये सब नहीं मिलता? मिलता है पर बहुत कम मिलता है। इसमें जो होता है लेबोरेटरी है, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन बस। क्यों? मैक्सिमम। मैं खुद गया हूँ, जितने दिन से कॉलेज गया हूँ मैं, उतने दिन में मैं अभी तक जितने दिन कॉलेज गया हूँगा उसमें से सिर्फ मात्र मैं 1 महीने मैक्सिमम गिन लीजिए 4 सेमेस्टर में। हाँ। 1 महीने में गया हूँ लेबोरेटरी। हाँ। 4 सेमेस्टर में। हाँ। और फिर उसके बाद तो वहाँ आपको फ्रीडम मिलती है प्रैक्टिस करने की? प्रैक्टिस करने की फ्रीडम तो है, पर ये है कि फिर उसके बाद मैं क्या बोलने वाला हूँ। हाँ, मतलब चैलेंजेस हैं उसमें भी। हाँ। तो और क्या आप कहना चाहते हैं आज अपने हमारे द पेन डाउन के माध्यम से, और क्या इश्यूज हैं यूथ के, वो क्या चाहते हैं कि जो भी सत्ता में आवे उसे क्या करना चाहिए और क्या क्या गैप है? मेन चीज़ तो हम लोग को चाहिए जॉब, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और ये लोग जो कर रहे हैं 2019 से लगातार इतने सारे इन्होंने पेपर लीक करवाए हैं। अब करवाए हैं या हो गए हैं कैसे भी गए, लेकिन सर हमको तो यही रहेगा ना कि भाई हमने अपना पूरी मेहनत, हमारी लापरवाही है तो मान के चलेंगे, आपने यही ढिलाई कहेंगे ना कि उन्होंने खुद से करवाया। हमारे तरफ से तो पूरा रहता है कि हम लोग मेहनत करके जितना पढ़ते हैं हम सब, हमको तो यही रहेगा ना कि हमको मिल जाए कुछ भी करके। अब वो सामने से उनकी लापरवाही इतनी हो रही है तो हम तो यही कहेंगे कि भाई उन्होंने करवाया है। अब अगर ये लोग ये लापरवाही कम करके और फिर उसके बाद हमें जॉब की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दें। और इसमें भी इन्होंने क्या किया, अभी ये यूपी पुलिस वाले में इन्होंने वो करवा दिया, लीक हो गया इनसे। अब ये हमारी जो थी, हमने जब मेहनत की थी, हमने पैसे दिए, इन्होंने ये भी इनकी वैकेंसीज़ कब आ रही हैं। जैसे ही चुनाव आता है इनकी एक वैकेंसीज आती हैं और इन्होंने ये सारे फॉर्म भरवा लेते हैं। तो ये जितने भी सियासी दल हैं उनका ये फार्मूला जनता के समझ में आ रहा है कि वो इलेक्शन से पहले जितनी कवायदें हैं वो की जाती हैं और 5 साल का जितने भी एक प्रोसेस में जो काम किया जाना है उसमें कमियां छोड़ी जाती हैं। और ये एक लोक लुभावनी एक प्रैक्टिस है जिसमें अब लोग जो है जल्दी फंसने वाले नहीं हैं। दल कोई सा हो, क्योंकि सबके अलग अलग सरकारें अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी है कि आप एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की कोशिश करें और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, जो आपने कहा। यस सर जी, आप एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? एजुकेशन में क्या कहें, लेकिन नीतियाँ तो बराबर बन रही हैं और अब से नहीं, बहुत समय से बनती आ रही हैं। वर्तमान में एक नई शिक्षा नीति आई है 2020, तो नीतियाँ तो बराबर हैं। नीतियों में चीज़ें भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी हैं, हर बार कुछ बढ़कर आती हैं, लेकिन मूल रूप से जो कमी है, मैं खुद अब एक विश्वविद्यालय में शोध विद्यार्थी हूँ, हालांकि अभी वर्तमान में जल्दी ही जुड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मैं शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी समय से। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है मेन, वो वहाँ पर सबसे बड़ी, क्रियान्वयन एक बहुत बड़ी चुनौती है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। तो इसका कारण आपको क्या नज़र आता है कि ये सरकार की मंशा की कमी है, बीच में सिस्टम का कोई पैरालिसिस है, या ग्राउंड पे कोई चैलेंज है? क्या मामला नज़र आता है? इसके ऊपर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इतना है कि जो चीज़ें बनाई गई हैं उसके ऊपर एक जो जांच है, या जिसे आप कह सकते हैं कोई भी किसी चीज़ की बीच में जैसे मूल्यांकन करना, इसमें कहीं ना कहीं कमी है। मॉनिटरिंग सिस्टम फेल है। मॉनिटरिंग सिस्टम फेल है और जिनको वो चीज़ों की जिम्मेदारी दी गई है वो उसको बहुत अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं। मतलब पद हैं, जिम्मेदारी हैं, सेल बनाए गए हैं, लेकिन उनमें बैठने वाले लोग नहीं हैं, या बैठ रहे हैं तो अपनी मनमर्जी से बैठ रहे हैं। जैसे यहाँ विश्वविद्यालय में मेरा ही एक नया प्रवेश हुआ, मैं यहाँ से मूल रूप से नहीं हूँ, मैं यहाँ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से हूँ। तो यहाँ मुझे प्रवेश के समय कोई समस्या आई, मैंने विभिन्न प्रकार के नंबरों पर, हेल्पलाइन पर कॉल करके बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी प्रकार की किसी भी सेल द्वारा मेरी कोई समस्या। ये यूनिवर्सिटी के सेल बता रहे हैं? हाँ, यूनिवर्सिटी स्तर पर, जबकि ये हमारे प्रदेश की राजधानी भी है, साथ में विश्वविद्यालय भी है। तो इसी से हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जो प्रदेश की राजधानी से दूर शहर हैं,
छोटे शहर हैं, वहाँ पर कितना इसको इम्प्लीमेंट यही कारण है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो ये विश्वविद्यालय या मीडिया है, सब कुछ अवेयरनेस है, मेट्रो सिटीज़ हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ ठीक है, सब कुछ दिख रहा है, आप आ गए, बता गए, चेक कर लिया, आपने कुछ दिखा दिया, रिपोर्ट कर दिया। छोटे शहरों में कौन कर रहा है, तो वहाँ बिल्कुल नहीं हो पाती सारी चीज़। अच्छा, वो मॉनिटरिंग मतलब बहुत अच्छी नहीं है, और ना ही कोई ऐसी शिकायत के संबंध में भी कोई अच्छी सेल है जो उसके लिए कुछ काम करती हो। अच्छा, एक अगर गवर्नेंस के लेवल पे आप कुछ बात कहना चाहें कि सरकारें जो हैं उनमें क्या सुधार होना चाहिए, उनकी अवधारणा में या उनके एक लोकतांत्रिक अवधारणा में, या बुनियादी और कोई बदलाव जो आपके ऑब्जर्वेशन में आता है, क्योंकि आप शोध विद्यार्थी हैं तो चीज़ों को बहुत बारीकी से अध्ययन करने का अभ्यास है आपका। नाम क्या आपका? अंकुर वर्मा नाम। हाँ अंकुर, बताएं आप। उसमें यही है कि सबसे पहले तो देखो, जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं उनकी मॉनिटरिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। बैंक में बैंकिंग लोकपाल है लेकिन उस पर काम नहीं है ना, उसमें शिकायतें करिए कुछ नहीं होता। RTI है लेकिन जवाब नहीं है। उसी प्रकार से सिटीजन चार्टर है लेकिन लोगों को पता ही नहीं। चार्टर, लेकिन वहाँ यही मेंशन नहीं है कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है या कौन सी चीज़ किसके द्वारा हमें मिलने वाली है। तो कहने का मतलब चीज़ें हैं। अच्छा ये बताइए, जानकारियाँ नहीं, जैसे सिटीजन चार्टर है 2012 से लागू है, लेकिन सिटीजन चार्टर के बारे में ना तो विश्वविद्यालय कोई काम करता है, ना कोई विभाग उसको शो करता है, ना थाना शो करता है, और जनता को पता भी नहीं है। तो ये ऐसे कानून या ऐसी व्यवस्था, ऐसे ढांचे का फायदा फिर क्या है? उसका यही है, उसमें व्यवस्था क्या है कि एक पद है और अपना चल रहा है जो भी कुछ है, बाकी सब लेन देन आपस का ही। जब मैं काम नहीं कर रहा हूँ और तो अगला व्यक्ति भी काम नहीं कर रहा है, जब मैं ही नहीं कर रहा तो नीचे वाले की जब शिकायत आएगी तो मैं उसका काम करूँगा या नहीं करूँगा तो मेरी भी शिकायत होगी। भाई अगले की शिकायत मेरे सामने आती है और मैं खुद अपना काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं अगले को परेशान करूँगा तो मुझे भी परेशान किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ है कि तुमको तुम्हारी मैं ना कहूँ, मेरी तुम ना कहो, सब ऐसे ही चलता रहे। यानी हर स्तर पे एक मिली भगत है। चार्टर एक्ट है, अगर कहीं पर कुछ चीज़ें मेंशन भी की गई हैं तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर ऐसे हैं जिनको कोई रिसीव नहीं करता। कोई रिसीव नहीं करता? हाँ। कोई ऐसा आपका अनुभव? बहुत अनुभव है, जैसे बहुत जगहों पर मैंने किए हैं, मैं करता रहता हूँ इस तरह की चीज़ें। तो कभी भी उन नंबर्स पे हम डायल करते हैं ना, तो या तो कॉल रिसीव नहीं होती, रिसीव होती है तो प्रॉपर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। तो यही एक स्थिति चलती रहती है। ये देखिए, कुछ युवाओं के साथ जो बात हुई है उनका मत ये हमारे सामने आया है, और उसके साथ में और भी लोग हैं। आप क्या कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज शुक्ला और मैं यहाँ PhD फिजिक्स में एनरोल्ड हूँ। फिजिक्स में PhD कर रहे हैं। सरकार ने दावा किया और कि डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि रिसर्च में बहुत ध्यान दिया जाए, रिसर्च है, इनोवेशन है, और उसके लिए फैसिलिटेशन दी जाए। तो अब आप PhD के स्टूडेंट हैं और आपको लग रहा है कि पॉलिसी बदलने के बाद कुछ रुख बदला है, कुछ स्वभाव बदला है, कुछ काम सुधर रहा है? देखिए, अगर पिछली बजट की बात की जाए तो उसमें हमारे जो रिसर्च का बजट है वो तो कम कर दिया गया है। हाँ, और इस तरह से मतलब सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर रही है पर रिसर्च की तरफ बिल्कुल फोकस नहीं है। और मतलब जिस तरह से अगर हम विकसित देशों की तुलना करें, अमेरिका, चाइना, इन सब की बात करें तो हमारा रिसर्च या बजट उन सब के बहुत ज़्यादा ही पीछे रहता है। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बदलाव करने की ज़रूरत है। और बहुत ही कम बजट में हमारे देश के संस्थान इसरो, DRDO और वो सब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली अगर हम उनके लिए एक अच्छा बजट अगर उनके लिए निकालें तो वो डेफिनेटली हम लोग रिसर्च में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि अभी हम जो है मानव मिशन भेज रहे हैं चंद्रमा पर, और चंद्रयान 2 जिस तरह से हमने लॉन्च करके दिखाया है, पूरी दुनिया के सामने हमने मंगलयान भेज दिया। कम बजट में हमने सारे भेजे हैं। इवन जो नासा के बजट होते हैं हमारे यहाँ का, उसका मतलब 100 गुना, 200 गुना, 400 गुना ज़्यादा बजट होता है। उसके बाद भी हमने ऐसे काम करके दिखाए हैं। तो डेफिनेटली हमें रिसर्च के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। ये तो बजट की बात आपने की, विचार कैसे बढ़ेगा? क्योंकि अगर हम देखें तो एजुकेशन सेक्टर में अगर रिसर्च के लिए फंड आ भी रहा है तो ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्योंकि आप PhD के स्टूडेंट हैं, तो आपको ग्राउंड रियलिटी क्या दिखती है, चाहे इस विश्वविद्यालय में, अन्य विश्वविद्यालयों में, पूरे देश में? क्या मानसिकता विकसित हो रही है? जी, डेफिनेटली निश्चित रूप से युवाओं में मानसिकता ये रिसर्च को लेकर बदली है। और पिछले से अगर आपकी तुलना करें तो हमारे पास पेटेंट्स और इन चीज़ों की संख्या बढ़ रही है और युवा इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं। तो डेफिनेटली निश्चित रूप से बदल रही है। और सरकार ने जिस तरह से इनोवेटिव इंडिया और इन चीज़ों का किया है कि अपने देश में मेक इन इंडिया, इन सब प्रोग्राम को किया है, तो डेफिनेटली इन चीज़ों से मतलब युवाओं का ये सोच तो बदल रही है कि मतलब हमें खुद इनोवेशन करना है और रिसर्च करना है। कोई आपकी अपील सरकार से, सीधी अपील हो, कोई भी सरकार में आवे उससे अपील, क्योंकि अब चुनाव होगा, उसके बाद कौन आएगा ये तो परिणाम बताएगा, लेकिन आपकी कोई अपील कि जो भी सत्ता में आए वो बुनियादी, खासकर यूथ के लिए क्या कार्य करे?
जी, जिस तरह से अगर देश यूथ के लिए बात की जाए तो इस समय सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की है। देश के सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं, तो मेरा मतलब सरकार से यही होगा कि मतलब उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज निकाली जाए। और जिस तरह से अभी रिसेंट इंडेक्सेस पब्लिश हुए हैं उसमें अभी तक 2010 के बाद से सबसे कम नौकरियां दी गई हैं और इवन सारी जगहों पे पद खाली हैं और मतलब वर्कलोड ज़्यादा है और कर्मचारियों की संख्या कम है, तो उसको भरा जाए और युवाओं को रोजगार दिया जाए। मेरी सरकार सीधा अपील यही है। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अधिकतर विभाग, शायद ही कोई विभाग होगा जहाँ सारे पद भरे होंगे। हम ये कह सकते हैं अपने अनुभव से और ग्राउंड जो रियलिटी है कि लगभग सब विभागों में बहुत बड़े पैमाने पर पद रिक्त हैं और उनकी भर्तियों की रफ्तार बहुत धीमी है। कईयों पे तो 10-10 साल से 5-5 साल से वो रिक्तियाँ पेंडिंग हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमसे बात करने के लिए। तो ये है लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की राय और उनका मत कि वो सरकार के कामकाज या राजनीतिक दलों के व्यवहार को कैसे देखते हैं। आइए अंदर चलते हैं और भी युवाओं की कुछ राय लेते हैं और समझते हैं कि इस बार उनका मन, उनका मत, उनका विचार किसके पाले करवट ले रहा है। आइए और भी युवाओं से जानते हैं कि युवाओं का मुद्दा इस बार क्या है लोकसभा चुनाव को लेकर, या सामान्य तौर पर उनकी शिक्षा, उनके रोजगार या उनके जीवन से जुड़े हुए कौन से मसले हैं जिन पर उनका विचार है और इनका मत क्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य विक्रम सिंह है। आदित्य, क्या कोर्स कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय? मैं फिलहाल अभी बीए कर रहा हूँ, मेरा लास्ट ईयर है। आपका मुद्दा इस बार लोकसभा चुनाव में वोट देने से पहले क्या रहेगा? फ़िलहाल तो मेरा अभी जिस तरीके से चल रहा है, मैं अपनी जिस गवर्नमेंट जो अभी चल रही है उसको वोट देना चाहूँगा। काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए हैं कानून वगैरह में, व्यवस्थाओं में काफ़ी चीज़ों में उन्होंने सुधार किया है, क्योंकि इससे पहले की जो सरकारें थी उनमें मनमानी ज़्यादा होती थी। अभी के टाइम में जो गुंडा राज वगैरह ये सब ख़त्म हो गया है। हाँ, मान सकते हैं कि बेरोज़गारी थोड़ी बढ़ी है, पर समय के साथ हर चीज़ सही हो जाएगी। उम्मीद है कि आगे जाके ये सरकार और भी इन चीज़ों में भी इम्प्रूव करेगी। तो सरकार की कुछ अगर आप आलोचना वाले बिंदु हों जहाँ पे सरकार अभी ठोस कदम नहीं उठाए, वो बिंदु क्या होंगे? मेरे हिसाब से यही बिंदु होगा जहाँ ये एम्प्लॉयमेंट वाला, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है। ऑफकोर्स हर एक स्टूडेंट को चाहिए ग्रेजुएशन के बाद और लाइफ में आगे एक जॉब, सिक्योर जॉब चाहिए, क्योंकि आज की डेट में क्या है कि जॉबें आती हैं, कम सीटें होती, कम वैकेंसीज होती, जिनकी वजह से जो बच्चे मेहनत करते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। मेन रीज़न यही है, निराशा हाथ लगती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन शुक्ला है। अमन, आप क्या कोर्स कर रहे हैं? मैं यहाँ से मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहा हूँ। मास कम्युनिकेशन, तो आप तो भावी पत्रकार हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि पत्रकार जो है वो गोदी मीडिया बन गए हैं, सब आजकल उनको फ्रीडम नहीं है, रोक है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? काफ़ी हद तक, मतलब काफ़ी हद तक। कैसे आप कैसे समझ पाते हैं कि गोदी मीडिया वाले ये चैनल्स हैं या कोई मीडिया हाउस जो है वो उस पर दबाव कैसे बनाई सरकार ने? नहीं, एजेंडा चलता है ना, मतलब आप एक ही इंसान को बार बार टीवी पे दिखाएंगे, एक ही इंसान को कवर करेंगे, तो आप दूसरे इंसान को नहीं कवर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप दूसरे इंसान को मौका नहीं दे रहे हैं, स्पेस नहीं दे रहे हैं कि वो अपनी बात रख पाए। ये भेदभाव हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है जी, दोनों तरफ से हो रहा है। आप क्या चाहते हैं कि भेदभाव खत्म होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, एक डेमोक्रेसी है, होना चाहिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र होना चाहिए देश में। स्वस्थ लोकतंत्र होना चाहिए। और एक, चूंकि पत्रकारिता के छात्र हैं तो बहुत से मुद्दों पर आपकी नज़र होगी। आपको क्या लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो जनता को प्रमुखता से उठाना चाहिए? देखिए, मुद्दे तो यही हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा है, चिकित्सा है, लेकिन इस बार भी वोट पड़ेंगे धर्म और राजनीति के नाम पर, धर्म और जाति के नाम पर। हमेशा की तरह इस बार भी यही रहने वाला है। लेकिन लोकतंत्र में इसका स्थान नहीं है, क्यों लोग इसमें प्रभावित होते हैं? फिर यही मीडिया का यहाँ पे काम है ना, मीडिया जिस तरह से लोगों को दिखाएगा लोग उसी तरह से परसीव करेंगे चीज़ों को। ये सारा दोष मीडिया के मत्थे जा रहा है बहुत हद तक, बहुत हद तक। आप क्या सोचते हैं? सर, इस बार इलेक्शंस में धर्म के नाम की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हो तो रही है सर, लेकिन अगर समझदार व्यक्ति हैं आप तो आप वोट मत दीजिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। विकल्प नहीं है उनके पास, वो कहते हैं भाई क्या करें, हमारा वोट है, नोटा दबाइए। नोटा ऐसे ही बढ़ता जाएगा तो लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा? सर, क्योंकि विकल्प, मतलब जब तक राजनीतिक दल ही सबसे प्रमुखता से हैं तो वो अगर अच्छे प्रत्याशी नहीं लेकर आएंगे और वो प्रत्याशी बुनियादी काम नहीं करेंगे तो लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा? नोटा तो हथियार है, लेकिन नोटा इतना बड़ा हथियार नहीं है कि बदलाव कर दे, क्योंकि राजनीतिक दल मिल करके उन्होंने नोटा लाया है। अगर मांगा तो उनसे ये गया था कि हमें रिवोक की फैसिलिटी दी जाए ताकि जो गलत प्रत्याशी चयनित होते हैं उनको हम वापस बुला सकें, लेकिन ये फैसिलिटी नहीं दी। तो अगर लोकतंत्र है, जनता मालिक है, तो जनता जो मांग रही है उसको देना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं दिया इन्होंने सर, पर काफ़ी हद तक कुछ ज़्यादा हो रही है इस समय धर्म की राजनीति। अच्छा जी। अच्छा, आप युवाओं की सबसे बड़ी आबादी है, युवाओं का मुद्दा क्या है? आप क्या चाहते हैं? सर, रोज़गार मिलना चाहिए, सब कुछ सही होना चाहिए, बाकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सब बढ़नी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन अभी आपको मिल रही है? हाँ, मिल रही है, अच्छी मिल रही है, पर इससे भी बेहतर हो सकता है। बेहतर हो सकता जी। है। और कोई मुद्दा आपका? सर, बस यही सारे मुद्दे। नाम क्या आपका? अभिषेक प्रताप सिंह। अभिषेक जी, क्या कोर्स कर रहे हैं? BA सर। BSc? BA कर रहे हैं। तो BA के बाद क्या अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है? सर, तैयारी अगर करते रहेंगे तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, लेकिन जॉब्स तो बहुत कम है।
और वो घटती जा रही है दिन ब दिन। और आवेदक इसीलिए तो सर कह रहे हैं कि आगे गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना कितना चाहिए। कर पाएगी सरकार, जब सरकार इतने सालों में सरकार के वैकेंसीज लगातार घट रही हैं, चाहे सरकार किसी की हो, यानी संभावना कम, यही तो मुद्दा है सर। तो बढ़ेगी कैसे? सरकार को बढ़ाना चाहिए सर, इसीलिए तो हमको देना चाहिए सर, वोट ऐसी पार्टी को देना चाहिए जो इस पर ध्यान दे। अच्छा, कौन सी पार्टी ऐसा है जो रोजगार दे सकती है? सर पार्टी ऐसा नहीं कह सकते हैं, कोई दे सकती है, लेकिन बदलाव जरूरी है। डेमोक्रेसी है तो बदलाव चाहिए हमको। परिवर्तन से सुधार होता है। क्योंकि अगर आज हम उनको नहीं मौका देंगे, दूसरी पार्टियों को, एक ही पार्टी को मौका देते रहेंगे, तो ना ये बदलाव लेके आएंगे। उनको लगेगा कि मुफ्त की चीज़ें मिली, मुफ्त में हम जीत जाएंगे, किसी भी मुद्दा, कोई भी मुद्दा चला देंगे, जीत जाएंगे। अगर एक बार हम फेरबदल करते हैं पार्टी का, तो फिर दूसरी पार्टी को भी ये डर रहेगा कि हाँ, अगर नहीं करेंगे ऐसा कुछ तो बदलाव हो सकता है। ये अहम बात इन्होंने कही है कि जनता सशक्त तब रहेगी जब उसकी शक्ति दिखे कि वो कभी भी पासा पलट सकती है। आपका मत क्या है? मैं सिर्फ एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास इस वक्त कोई भी चीज़ बेस्ट नहीं है। हमें अच्छे लोगों को नहीं भी चुनना है, क्योंकि अच्छे लोग हमारे पास है नहीं, प्रत्याशी अच्छे हैं नहीं। हमें चुनना वो है जो सबसे कम गंदा हो। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सिर्फ यही है। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो सदन में लोग जा रहे हैं, संसद में लोग जा रहे हैं, उनकी आपराधिक छवि देख रहे हैं। सबका कुछ ना कुछ आपराधिक रिकॉर्ड है, कोई भी साफ़ सुथरा चेहरा हमारे पास नहीं है। तो हमें चुनना उसे है जो कम गंदा, क्योंकि हमारे पास साफ़ सुथरा चेहरा कोई नहीं है। साफ सुथरा चेहरा क्यों नहीं देते लोग? कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनकी राजनीतिक पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। साफ़ सुथरे लोगों का उतना पकड़ नहीं है समाज में, जितने गुंडों का है, जितनी, जैसे अभी ब्रजभूषण सिंह का चल रहा है, उन पर अभी सस्पेंस बना हुआ है कि किस तरह से उनको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो जितने जो समाज में पकड़ रखते हैं वो कहीं ना कहीं बुरे कामों में संलिप्त भी हैं। आइए आप लोग भी अपना ओपिनियन रखें कि आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपका विचार क्या है। तो बहुत से युवा उनकी भागीदारी कम होती है, अपनी वॉइस भी रेज नहीं करते, उनको समझ भी उतनी नहीं हो पा रही है मुद्दों की। ऐसा क्यों है? क्या यूथ जागरूक नहीं होना चाहता या वो एक अपनी दिशा में चल रहा है? ज़्यादा एक बड़े पैमाने पर देखने मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यूथ को थोड़ा सा एक अनबायस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए चीज़ों को। वो कुछ ना कुछ पूर्वाग्रहों के साथ चीज़ों को देखते हैं और यही कारण है कि वो एक अपना फेयर पॉइंट नहीं बना पाते हैं किसी भी चीज़ पे। आप किसी एक इंसान से प्रभावित हैं तो आप जाहिर सी बात है उसी की चीज़ों को देखेंगे, लेकिन आप दूसरे की चीज़ों को भी देखिए, समझिए एक फेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आपको एक मोटा मोटी अंदाज़ा मिल जाएगा कि चीज़ें क्या चल रही हैं। आप पत्रकारिता कोर्स कर रहे हैं, आप एक अच्छे पत्रकार बनना चाहते हैं या जुगाड़ वाले? नहीं, पत्रकार तो अच्छा ही बनना चाहता हूँ अभी तो, क्योंकि शुरुआती दौर है, अभी हमारे पास रास्ता है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है अभी तक। तो हमारे पास अभी शुरू से मौका है कि हम अच्छा ही करते जाएं। अच्छा, चलिए, आपको शुभकामनाएं कि आप एक बेहतर पत्रकार बनकर लोकतंत्र के जो मुद्दे हैं उनको उठाएं और जनता के बीच में जाएं। और भी लोगों से मिलेंगे, और भी युवाओं से मिलेंगे और जानेंगे उनकी राय, उनका मत, उनका विचार और क्या कुछ वो चाहते हैं बदलना। वो सत्ता बदलना चाहते हैं या कोई व्यवस्था की जो खामी है उसको सुधार करना चाहते हैं। कुछ और भी युवा साथी हैं जो यहाँ अध्ययन कर रहे हैं लक्ष्मी विश्वविद्यालय में, और इनकी रायशुमारी के लिए हमने इनको रोका है और इनसे समझना चाहते हैं कि आपका मुद्दा इस लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। देखिए, मुद्दा तो बेसिकली यही है इस लोकसभा चुनाव में। पहली बात तो जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, साथ में बेरोजगारी बढ़ रही है। अभी यहाँ पे लेट आया कि यहाँ मतलब जॉब एकदम है ही नहीं, यहाँ पे बेरोजगारी पूरी तरह से है। तो पहली बात तो गवर्नमेंट से हमें कुछ अपना मतलब ऐसा करें जिस पूरी तरह तो नहीं कहेंगे, चल तो रहा है काम धाम। हाँ, काम धाम चल रहा है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जितनी ज़रूरत उतना नहीं है। हाँ, उतना नहीं। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि एजुकेशन जो है वो एजुकेटेड हैं, डिग्री सबके पास है। यहाँ भी जितने मैक्सिमम लाखों लोगों के पास, करोड़ों के पास डिग्री हैं, बट वो डिग्री स्किल वो यूजफुल नहीं हो पा रही देश के लिए। क्यों ऐसा हो रहा है? फिर डिग्री ले क्यों रहे हैं लोग? ऐसा इसलिए हो रहा है, कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली इसके लिए जिम्मेदार। हालांकि अभी चेंज आया है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उससे काफ़ी कुछ सुधार होने की उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है। बट ये है कि काफ़ी सारी कंपनियां अगर और भी आएँ और मतलब इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पे और बढ़ें। हालांकि अभी जैसे जो टेक हब हैं, जैसे बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, या जो NCR दिल्ली के पर, वहाँ पे काफ़ी सारी हैं। बट अभी ऐसा लखनऊ हो गया, बहुत से भी एरिया पिछड़े पड़े हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। पहली बात है। दूसरी चीज़ है, अच्छा, अवेयरनेस क्यों नहीं है? हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, अमृतकाल मना रहे हैं, 75 साल ज़्यादा समय हो गया। सारे सरकारें, सारे राजनीतिक दल आते हैं कि हम जनता के लिए हैं, जनता का हित करेंगे, जनता को जागरूकता की कमी क्यों है? सबसे बड़ा संकट तो अवेयरनेस। देखिए, आजकल के जो न्यूज़ चैनल हैं, आप देखिए अभी लद्दाख में कितने दिनों से धरना चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं। लद्दाख के लिए बहुत से लोग काम करना चाहते हैं। सोनम वांगचुक का, हाँ, सोनम वांगचुक का 21 दिन का उनका वो फास्ट था। बट देखिए, न्यूज़ पे आप जितनी भी न्यूज़ देखिए, जितनी भी बड़ी बड़ी टेलीविजन पे आते हैं, कोई भी नहीं। सबको बस इससे मतलब है कि अंबानी की शादी में कौन नाचा, वो ज़्यादा दिखाते हैं। हाँ, वो ज़्यादा दिखाते हैं। कौन सास बहू सीरियल में क्या दिखा रहे हैं, और दुनिया बस मोदी का और केजरीवाल का। इसके अलावा मतलब जो जीवित मुद्दे हैं, जिन पे काम होना चाहिए, वो नहीं दिखाते। अब इससे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने लास्ट मंथ अपना बिजली का बिल पे किया था, 2 मंथ हो गए। 2 मंथ से अब हमारे पास अभी बिल निकालने का नहीं आया है।
बिल निकालने के नहीं है मतलब बिल की रिसिप्ट निकालने नहीं आया। अब एक साथ आप अच्छा, वो बंदा नहीं आ रहा है। हाँ, अब एक साथ आप आओगे हमारे ऊपर 2000 का लाद दोगे, वो नहीं ना। हम हर महीने पे करते, तो हम चाहते हैं कि आप हर महीने। वैसे ये बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं कि नगर निगमों का भी यही समस्या है कि अब तो थोड़ा बहुत सुगबुगाहट हुई है, वरना इससे पहले ना वो बिल देने जाते थे, ना उसका कोई मैसेजिंग सिस्टम था, ना ट्रांसपेरेंसी थी। और हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। आप बताते ना एजुकेशन, गांव के हमारे प्राइमरी विद्यालय बीकेटी के अस्थि में है। लास्ट हमने बच्चों को जब एग्जाम के टाइम पूछा कि बेटा मतलब कितना पढ़ाया गया, पूरे क्लास 6 के बच्चे, 4th के बच्चे, इंग्लिश में उनको जो ये आंगनबाड़ी के होते वो प्राइमरी 5th से नीचे जूनियर तक होते हैं, एक भी टीचर ने उनके एक भी इंग्लिश में शब्द नहीं लिखवाया था। अब बताइए, जो हिंदी मीडियम से बच्चा पढ़ रहा है, उसका टीचर पूरा साल हो गया, फाइनल पेपर हो रहा है, हमने पूछा बेटा कॉपी कहाँ है स्कूल की, एक भी शब्द नहीं लिखवाया। तो ऐसा क्यों? उनको तनख्वाह तो बहुत अच्छी मिल रही है, फैसिलिटीज़ भी मिली हैं। तनख्वाह बहुत अच्छी मिली, तो यही तो प्रॉब्लम है देश की। अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका कुछ है ही नहीं, जो गवर्नमेंट में बच्चा पढ़ रहा है उनका कुछ है ही नहीं, जो कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट की प्रॉब्लम इस समय यह है कि वो फीस बढ़ाते जा रहे हैं। उनकी कोई दिक्कत नहीं, ना गवर्नमेंट उन पर कोई रोक लगा रही, वो लोग लगातार फीस बढ़ा रहे हैं। मनमानी है। हाँ, मनमानी। 3-4 हज़ार रुपये एक बच्चे का फीस है, एक क्लास 8-10 हज़ार तक है। हाँ, मतलब हम अपने एरिया के बता रहे हैं, वहाँ पे एक नर्सरी केजी के बच्चे, हमारे मामा के बच्चे खुद पढ़ते हैं, 3800 रुपये क्लास केजी के फीस है। और होता क्या है इन स्कूलों में, हालांकि स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और गवर्नमेंट अपना रिकॉर्ड सिर्फ मेंटेन करती है, ग्राउंड पे उसका कोई वर्क नहीं है। पॉपुलेशन क्या कहते हैं इंडिया की इतनी बढ़ती जा रही है, उसके बाद लिटरेसी रेट इतने कम है, एजुकेटेड होने के बाद भी लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। अभी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। क्या नाम है आपका? अमन मिश्रा नाम है। अमन, क्या कोर्स कर रहे हैं? मैं BA फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र हूँ। विषय क्या है? विषय इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री इंग्लिश है मेरा। इकोनॉमिक्स के आप विद्यार्थी हैं, आर्थिक मोर्चे पर सरकार कुछ काम ढंग का कर रही है, आपको लग रहा है? डेवलपमेंट सरकार कर रही है एजुकेशन फील्ड में, और पॉपुलेशन पे कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। तो सरकार कह रही है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाएंगे। कानून लाएगी ना, अभी लाई तो नहीं है ना। मतलब जरूरी है ये? जरूरी, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल्कुल जरूरी है। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो नाराज है कि ये सिर्फ उनको दबाने के लिए किया जा रहा है। नहीं, ये दबाने के लिए नहीं, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जिससे पॉपुलेशन हमारी कंट्रोल हो, लिटरेसी रेट बढ़ाना चाहिए, फॉरेन क्या कहते हैं कंपनीज आएंगी, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी, डेवलपमेंट होगा, जिससे हमारी ग्रोथ होगी, GDP में डेवलपमेंट होगा। तो मोदी जी बहुत जोर से कह रहे हैं, पूरी NDA गठबंधन कह रहा है कि हम अब 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, तीसरी बना देना है। बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ मोनोपोली क्रिएट करना चाहती है, वो विपक्ष को एकदम समाप्त कर देना चाहती है। आम आदमी पार्टी को समाप्त, वो थोड़ा उभर रही थी, थोड़ा मतलब नेशनल पार्टी बनने के लायक थी, कांग्रेस तो खत्म ही हो रही थी, तो उसको ख़त्म ही कर दे रहे हैं। ये समझ में आ रहा है लोगों को? बिल्कुल समझ में आ रहा है लोगों को। अब आम आदमी पार्टी थोड़ा उभर रही थी, तो उसको क्या कहते हैं ख़त्म करने में लगे, पूरी मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे, बीजेपी अपना राज। जनता चुप क्यों बैठे रहती है? जनता की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रियाएं, नाराज, क्या सोशल मीडिया है, वो प्रतिक्रियाएं क्यों नहीं आती? जनता को लॉलीपॉप सिर्फ दिया जा रहा है। तो आप ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी में जो लोग हैं वो उतना करप्ट नहीं है जितना एजेंडा उठा? ऐसा हम नहीं मानते। जैसे आम आदमी पार्टी है, तो सरकार कोई भी हो, सबका काम वही है, सब लोग सिर्फ कागज पे दिखाते हैं बहुत सा काम हो। ऐसा हमारे गाँव में नरेगा चलता है। प्राइमरी का हाल एकदम बेकार है, सिर्फ गवर्नमेंट रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है, टीचर फील्ड में वर्क कर रहे हैं, उनसे क्या कहते हैं स्कूल चेक करवाए जा रहे हैं, अदर वर्क कराए जा रहे हैं, उनको पढ़ाने का बिल्कुल मौका ही नहीं दिया जा रहा है। देखिए, इसमें गलती है कि इंडिया के लोगों की, जब तक हम ही लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपने हक की लड़ाई नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और यही अब जो सच लोग क्या सोचते हैं, चल रहा चलने दो अपना, इससे काम नहीं चलेगा। ये तो स्थितिवादी अवधारणा है। हाँ, तो जब तक हम ही लोगों को उठानी पड़ेगी आवाज़, अपने मुद्दों की रक्षा करनी पड़ेगी। नहीं तो कोई ऐसा है नहीं कि सिर्फ हाँ, कागज़ पे बहुत ज़्यादा काम होता है। कागज़ पे जितना गवर्नमेंट, हमको लगता है यूपीए गवर्नमेंट ने किया है, उतना कागज़ पे काम किसी ने नहीं किया है। यूपीए क्या NDA ने? अच्छा, NDA ने जो किया है, अच्छा, वो कागज पे किसी पार्टी ने इतना काम ही नहीं किया है। ये कागज मजबूत है, लोग कागज बहुत मजबूत है। जैसे हमारे गांव में कई सारी रोडें पास हैं, बन चुकी हैं कागज पे, और जमीन पे नहीं है। जमीन पे ऐसा होता है कि ना, अभी जैसे चक्रोड पास हो रहा था, तो हम देखे जो पहले से पड़ा था उस पर सिर्फ इतनी थोड़ी रिचार्ज चला मिट्टी डाल करके और उसकी फोटो खींच के लो, आज हमारा 70 मीटर का काम हो गया, आज हमारा 60 मीटर का काम हो गया। वो सिर्फ फोटो खींच के, क्योंकि ऑनलाइन व्यवस्था है कि उनको भी दिखाना होता है। अब हम इस फील्ड में रहते देखते हैं कि जैसे गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आता है, स्कूल वाले क्या करते हैं, जैसे अभी कहा कि चंद्रयान लॉन्चिंग दिखाइए, इसको उन्होंने क्या किया, बच्चों को बुलाया, जल्दी और टीवी दिखाया, बस फोटो खींचा, फोटो अपलोड, काम हो गया। तो ऐसा काम हो रहा है, कुछ मतलब रियलिटी पे हो नहीं रहा, बस फोटो। आप बहुत गौर से सुन रही हैं कि देश की दिशा क्या जा रही है और उसमें आम जनता के मुद्दे क्या हैं। आपका मुद्दा क्या रहेगा इस बार लोकसभा चुनाव में वोट डालने से पहले? मोदी जी को तो हम नहीं चाहते। नहीं जानते? चाहते नहीं? मोदी जी अब जीते ही हम नहीं चाहते। नहीं चाहते, कारण बताइए। आपका नाम क्या है? सोनिया। सोनिया, आपका कारण क्या है कि मोदी जी नहीं चाहते, और किसको चाहते हैं? महंगाई बढ़ाना और बच्चों के लिए एडमिशन के लिए, हर चीज़ के लिए प्रॉब्लम है जी। जी। तो आप किससे उम्मीद है कि कोई कर सकता है?
किसी की संभावना नजर आती है? अब हम लोग तो यही चाहते हैं कि अच्छी सरकार है। अच्छी अपने आप कैसे आएगी? कोई दिख रहा है पूरे मैदान में? नहीं, कोई नहीं दिख रहा, तो फिर किसको देंगे वोट? अब जनता ही चाहे कि मतलब कि कौन सी सरकार आनी चाहिए। बेस्ट डिसीजन जनता ही ले सकती है। हम हाँ, तो जनता बेस्ट डिसीजन ले सकती है, लेकिन जनता ने तो लिया था पिछले 5 साल पहले। जी हाँ, 5 साल से क्या 10 साल से ले रहे हैं और हाँ। पूरा देश बर्बाद हो चुका है। बच्चे तो कह रहे हैं कि काफी कुछ काम किया इन्होंने। क्या काम किया दिखाए तो सबसे ये ज्यादा तो कह रहे हैं शिक्षा पे काम किया, नई नई पॉलिसी लेकर आए, और जमीन किलो पर। तरोई बिक रही है, टमाटर बिक रहे हैं, इतना महंगाई है। हम लोग गवर्नमेंट इस मोर्चे पे सरकार फेल है। हम लोगों का नहीं चल पा रहा है तो एक प्राइवेट इंसान का क्या चलेगा बताइए। बिल्कुल, ये बात इनका दर्द समझ में आया। तो आपको क्या नसीहत देंगे सरकार को? सरकार को यही देंगे कि गरीबों की मदद करी जाए और बाकी सभी लोगों की मदद की जाए जो व्यस्त हैं, जो परेशान हैं उनके लिए। बिल्कुल, जो आर्थिक मोर्चे पर कमजोर हैं उनकी मदद की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और भी कुछ युवा साथियों से समझते हैं कि उनका विचार क्या है, उनका मुद्दा क्या है। आपका नाम क्या है? अभिषेक त्रिपाठी। अभिषेक, क्या कोर्स कर रहे हैं? एमएससी मैथमेटिक्स। एमएससी मैथमेटिक्स। और आपका नाम क्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम अमूल दरबारी। क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर हूँ। रिसर्च स्कॉलर हैं केमिस्ट्री में जी। तो इस बार आपका मुद्दा क्या होने वाला है लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव के लिए सबसे पहले तो जो हमारी सिक्योरिटी गाइडलाइंस है और हमारी रिसर्च एथिक्स होते हैं। पहले देखिए जो फंडिंग आती थी रिसर्च में, पर अब वो बहुत हद तक कम हो गई है, तो उस फंडिंग को बढ़ाया जाए। देखिए बेसिकली प्रॉब्लली हम रिसर्चर्स का क्या होता है कि आप फंडिंग देंगे तो शायद हम अच्छी रिसर्च कर पाएंगे और आगे कई चीज़ें हैं जो बाधित हो जाती हैं। सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो सेफ्टी की आगे बात करते हैं, आप इस समय अगर आप एंट्री कर रहे होंगे लखनऊ विश्वविद्यालय में, आपने यहाँ पे देखा होगा जो जिस तरीके से मतलब लोकल टैक्सीज़ का जमावड़ा रहता है। देखिए बहुत हद तक लोग कहेंगे कि उनके लिए गरीबों के लिए कुछ हो सकता है, पर आप ये भी देखिए कि यातायात को भी दिक्कत हो रही है। जो बेसिकली स्टूडेंट्स हैं पैदल आ रहे हैं उनको भी दिक्कत हो रही है। गर्ल सिक्योरिटी को भी ये चीज़ बाधित करती हैं। तो मोस्टली जो चीज़ें रहेंगी सिक्योरिटी एंड एजुकेशन की बेसिस पे ही। युवाओं के और चुनौतियाँ क्या हैं, क्योंकि युवाओं की आबादी ज़्यादा है, उनके मुद्दे आपको क्या नज़र आते हैं कि युवाओं के लिए सरकारों को, जो भी सरकार में आवे, उससे क्या करना चाहिए और किन मोर्चों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? शोध की बात तो आपने की। सबसे बड़ी बात युवाओं की अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस पैमाने पे ड्रग एडिक्शन का पैमाना बढ़ रहा है युवाओं में, खासकर से इंडिया में। अगर आप देखेंगे पंजाब से होते हुए दिल्ली से यहाँ अपना यूपी में भी, तो धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली इस चीज़ पे भी एक चीज़ गौर करने वाली है। और दूसरा है कि सही जो डायरेक्शंस हैं, जो हेल्थ कैंप वगैरह, क्योंकि बेसिकली अब जिम से बहुत खुलना है, पर सिर्फ जिम से खोलने से नहीं होता है, बिल्कुल उसको हेल्थ चेकअप में मतलब जागरूकता की कमी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, इन मोर्चों पर बहुत काम करने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। और आप शोध को बेहतर बनाएंगे तो सारे सेक्टर्स में सुधार होगा। फैक्टर्स में आएगा। आप अगर वहाँ पे फंडिंग रुकती रहेगी तो कैसे शोध आगे बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या है? आदित्य उपाध्याय। आदित्य, क्या कोर्स कर रहे हैं? यहाँ से मैं एमए कर रहा हूँ, एमए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इतिहास को लेकर बड़ा खेला हो रहा है, सब दल अलग अलग इतिहास की बात करते हैं। तो जरा आपका मुद्दा इतिहास को लेकर क्या है कि कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन देश को सही जागरूक कर रहा है, ये भी आप बताइए। लेकिन पहले आपसे जान लेते हैं, आपका मुद्दा क्या रहने वाला है? सर इस बार जिस तरह हम लोगों ने देखा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जिस तरह हम लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट करने की कोशिश प्रयास किया, वो बहुत सक्सेसफुल प्रयास नहीं रहा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अचानक से आ जाना विद्यार्थियों के ऊपर बहुत बड़ा एक बहुत ड्रास्टिकल चेंज आया। कभी भी लाएंगे तो अचानक ही होगा। जी अचानक तो होगा। जो सत्र होगा उससे पहले लाएं या सत्र के बीच में लाएं या बाद में लाएं, कहीं तो लाना ही होगा। इम्प्लीमेंट करने की एक प्रक्रिया होती है। लेकिन इस प्रकार से बहुत जल्दी एजुकेशन प्रणाली के बदल जाना एक लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में विद्यार्थियों के लिए अच्छे अवसर हैं या कुछ चुनौती है? इसमें काफ़ी चेंज लाया गया जो कि सभी विद्यार्थियों को सूट नहीं करा। और जैसे कि पाठ्यक्रम का बदल जाना, जैसे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के हर बार अच्छा परफॉर्म कर पाते थे, लेकिन इस बार के जो नए विद्यार्थी हैं उनको प्रीवियस का कोई हेल्प नहीं मिल पाया। और सारे सिलेबस का बदल जाना, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में जो चीज़ें पढ़ी उसको फर्स्ट सेमेस्टर में ला दिया गया, जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत टफ पड़ रहा है। तो क्या कहना चाहिए, क्या चाहते हैं आप, होना क्या चाहिए? किसी भी शिक्षा प्रणाली को अगर लागू किया जा रहा है तो उसको थोड़ा विचार विमर्श करके और उसको एक प्रोसेस में आना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप लाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये ठीक है, कुछ मुद्दे इनके अपने हैं और कुछ ऐसे हैं जिन पर व्यवस्था को विचार करने की ज़रूरत है। तो आशा करते हैं कि आपकी बात ज़रूर पहुंची होगी। आइए, आप इधर आइए, आइए आप भी आइए। तो आप इतिहास के विद्यार्थी हैं। जी जी। जो सत्ताधारी दल है गठबंधन, वो कह रहा है कि इतिहास गलत पढ़ाया गया और जो सही इतिहास उसको दबाया गया। नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास तो क्या नाम है, पहले भी था, अभी भी है, वही इतिहास अभी भी चल रहा है। हाँ। लेकिन अभी एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस हुए हैं, आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी में बहुत सारे चैप्टर्स मतलब चेंजेस हुए हैं।
जैसे क्या नाम है मुग़ल वाला, मतलब मुग़ल को मतलब हटाया जाने की सोच रहा है, और उसमें रामायण वगैरह की भी मतलब बातें मतलब इंक्लूड करने की बातें की जा रही है। और जैसे मतलब इतिहास के मतलब सीन ये होता है कि इतिहास के बारे में मतलब जाने लोग, जैसे इतिहास तो रामायण भी है, महाभारत भी है एक तरीके से, और मुग़ल बाबर ये सब भी आए, इतिहास लिख के गए हैं। बस इसी तरीके से मतलब इतिहास के बारे में अब क्या बोलें। अच्छा, क्या ज़रूरत होती है इतिहास से जुड़ने की आम लोगों की, क्योंकि इतिहास तो काल कवलित है, जो घटना हो गई, उससे क्या सुधार, क्या शिक्षा, क्या लाभ मिल सकता है? इतिहास से लाभ हम लोग को ये मिलता है कि हमारी पुरानी जो घटनाएं हैं उन लोग को जानकारी मिलती है पढ़ने से। और आपको पता होना चाहिए जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी इतिहास पे ही पूरा है। इतिहास हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब इतिहास है। जो पुरानी घटनाओं को दोबारा दोहराए वही इतिहास है जी। तो इतिहास से आपके सबक क्या हैं? एक युवा होने के नाते इतिहास से आपने क्या सबक निकाले कि आप एक प्रोफेशनल के नाते समाज में क्या नहीं होने देंगे और क्या करना ज़रूरी है? करना क्या ज़रूरी है, अच्छी चीज़ें, बुराइयों को दूर करें और अच्छाइयों को लाएं, यही इतिहास है। क्या अच्छाइयाँ लाना चाहते हैं? अच्छाइयाँ लाना चाहें कि शिक्षा और हेल्थ सेक्टर में मतलब बहुत अच्छा मतलब काम करना चाहिए मोदी जी को। मेरा मानना ये है कि क्या नाम है हेल्थ सेक्टर में मतलब हेल्थ सेक्टर को बढ़ाया देना चाहिए। जैसे बहुत सारे गरीबों का क्या नाम है इलाज नहीं हो पाता है, वो बाहर पड़े रहते हैं स्ट्रेचर पे, और उनकी आए दिन डेथ होती रहती है, एक्सीडेंट होता रहता है, लेकिन उनको इलाज सही नहीं मिल पाता है। उनको मोदी जी को चाहिए कि क्या नाम है मतलब हेल्थ को मतलब बढ़ाएं, इस पर ज़्यादा ध्यान दें, अतिरिक्त काम करें। और एजुकेशन पे भी बहुत उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मतलब आए दिन कोटा में और आए दिन कहीं भी मतलब सुसाइड करते जा रहे हैं बच्चे। तो इस पर बहुत दबाव है बच्चों जी जी बहुत ज़्यादा। मतलब लोग आए दिन देखिए आप सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे कि मतलब वैकेंसी नहीं निकल रही, ये नहीं निकल रही है। आप देखिए क्या नाम है इस बार यूपीएससी का क्या नाम है 1000 पोस्ट आई है, और आए दिन इसके पहले क्या नाम है 800, 700, 600 पोस्ट आती थी। लेकिन इस बार चुनाव की वजह से यूपीएससी ने क्या नाम है 1000 पोस्ट की है। तो ये लेकिन लाखों लोग बैठते हैं तो 1000 में क्या होगा? तो वही तो मैं चाहता हूँ कि क्या नाम है वैकेंसीज़ को बढ़ाया जाए और क्या नाम है और भी लोगों को मतलब अपॉर्चुनिटी दी जाए। और भी लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जी जी ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जो अलग अलग विषयों के विद्यार्थी हैं उनके अपनी अपनी समझ, अपनी जागरूकता है, और सबके अपने विचार हैं, और उन विचारों को जानना लोकतंत्र का आधार है। और हम सब यही कर रहे हैं पब्लिक पॉइंट में कि पब्लिक का विचार क्या है। आइए आप भी अपना ओपिनियन रख के जाएँ। क्या नाम है आपका? कृष्णकांत यादव। कृष्णकांत जी, आपका मुद्दा इस बार चुनाव में क्या रहने वाला है? चुनाव के बारे में जानते भी नहीं है। नहीं तो जानना तो ज़रूरी है कि लोकतंत्र में जो सरकार आएगी उसकी नीतियों से आपका जीवन बनता और बिगड़ता है, आपको लाभ या हानि होगी। तो जानकारी न होना, इसके पीछे कारण क्या है? रुचि नहीं है या निराशा है? रुचि नहीं। क्यों रुचि नहीं? मतलब आपको राजनीति भाग नहीं लेना है, लेकिन जो भी सरकार आएगी वो तो आपके लिए फैसले करेगी। हाँ करेगी जरूर। और वोट भी आप देंगे? हम थोड़ी नहीं देंगे वोट। क्यों? वोट नहीं है अभी आपका? अभी नहीं बनाया है? अभी बीए में आए हैं आप? क्या कोर्स करें? अभी सेकेंड ईयर गए हैं। सेकेंड ईयर है? बनाना है, अभी बनाने। अच्छा, बना नहीं है। चलिए, तो जागरूक होना बहुत ज़रूरी है युवाओं का, क्योंकि युवा आबादी सबसे बड़ी है। आपका सपना क्या है आगे अपने लिए? हमारे लिए सर सरकारी नौकरी लेना है। सरकारी नौकरी, तो उसका तो संकट है, सब शिकायत कर रहे हैं कि सरकार इतनी नौकरियाँ दे नहीं पाती। तो जब तक आप निकलेंगे तब तक और संकट बढ़ चुका होगा। अब आगे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। चलिए, भविष्य जो है भविष्य में है, तो देखना होगा कि और क्या युवा अपनी बात रखते हैं, उनके मुद्दे क्या होते हैं, उनका विचार क्या होता है। तो कृष्णकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने के लिए। पुष्पेंद्र जी, क्या कर रहे हैं लक्ष्मी विश्वविद्यालय में आप? मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ यहाँ पे। विषय क्या है आपका? डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी। अच्छा, क्लाइमेट एक बहुत बड़ा विषय है। जी जी। तो आप जो अध्ययन कर रहे हैं उससे आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कितना बड़ा खतरा देश के ऊपर आ रहा है? बिल्कुल, ये तो देश के पूरे विश्व के ऊपर ये खतरा है। क्लाइमेट चेंज तो सबसे बड़ा अभी सत्य है, तो सब हम लोग को इससे सरकार होना ही पड़ेगा। हाँ, तो अभी क्या लगता है कि समाज और सरकारें उस दिशा में उतनी गंभीर हैं जितना होना चाहिए? ऑफ कोर्स उतनी नहीं है, हालांकि अब जागरूकता बढ़ी है पहले से तो ज़्यादा, लेकिन अभी ये कहा नहीं जा सकता है कि उस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम किए जा रहे हैं। आप लोग तो जानते ही होंगे COP21 उसके बाद से क्या हाल रहा है, तो वैसे ही है। मतलब कि और जागरूक और गंभीर होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है वो जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं तो पूरी बात उतनी समझ में नहीं आती, लेकिन अगर बहुत गहराई में जाते हैं तो तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, मौसम का परिवर्तन होता जा रहा है, भूगर्भ जल भी हमारा घटता जा रहा है, और पूरे इस परिवर्तन के कारण ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं और पूरा डेमोग्राफिक जो है हमारा बदल रहा है। तो क्या क्या खतरे आप देखते हैं? फॉर वन ये तो है कि टेम्परेचर राइज होगा, ये हो रहा है, और उससे सीधे कि वाटर की डेफिशिएंसी होगी, पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी आने वाले समय में, और
जैसे हीट वेव्स आती हैं, इससे ज़्यादा लाइफ लॉस हो जाती हैं, ये सारी समस्याएं और ज़्यादा एक्सट्रीम में होती रहेंगी। इससे तो जल जंगल जमीन सब प्रभावित होगा, वेजिटेशन बहुत बड़े प्रभावित होगा, तापमान बढ़ेगा, समाप्त हो जाएगा, कल्चर होगा, उससे फूड सिक्योरिटी हमारी अफेक्टेड होगी, ये सब तो है ही आने वाले। ये जो है वो सिंपल चुनौती नहीं है, बल्कि इसके बहुआयामी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाले हैं। एक विद्यार्थी के तौर पर आपको अपना भविष्य क्या लगता है कि इन सब विषयों के लिए कितनी और अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि यूथ इस दिशा में काम करे और देश की इस समस्या के से निकालने में अपनी भूमिका अदा कर सके, चाहे वो समाज को जागरूक करना हो, समाज को भागीदार करना हो, या इससे जुड़े हुए बहुत जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए नई टेक्नोलॉजीज पे काम करनी चाहिए। जी, पहले तो सबसे ज़रूरी है कि इसकी समझ होना, कि सबको पता होना चाहिए कि जो इमिनेंट डेंजर्स है वो है क्या, और फिर उसके लिए जो कुछ कर सकते हैं सोसाइटी के लेवल पे कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है अपनी नीतियों में, उसको कैसे ला सकती है। तो पहले तो सबसे पहला तो इस पे स्टेप यही कि जागरूकता हो, सबको पता होना चाहिए। अच्छा, देश तो एक बड़ी एंटिटी है, विश्वविद्यालय एक ऐसी इकाई है कि लगभग वैसी इकाई स्ट्रक्चर वैसे ही होता है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। विश्वविद्यालय के अंदर सभी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे एकेडमिशियंस हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, क्या वो क्लाइमेट चेंज को लेकर अवेयर हैं भाई? अब जागरूकता मैंने आपसे पहले भी कहा कि बढ़ रही है पहले से, लेकिन इस पे सहमत नहीं हो सकता मैं कि हाँ सब जागरूक हैं अभी। कभी कोई विश्वविद्यालय के अंदर इस पर समझ बनाने, क्योंकि ये ऐसी छोटी एंटिटी है जहाँ समझ विकसित की जा सकती है, और ये यूथ एक तरह से देश के एम्बेसडर हैं, जिस समाज में जाते हैं वहाँ पर संवाद करेंगे तो एक जागरूकता का बड़ा आधार बनेगा। तो विश्वविद्यालयों की भूमिका क्या हो सकती है इसमें? जी बिल्कुल, यहाँ से तो मतलब विद्यार्थी यहाँ पे गढ़े जाते हैं और फिर यहाँ पे जो सीखेंगे वही वो प्रसार होगा समाज में। तो हाँ, पहले तो यहाँ पे जैसे कि लखनऊ विश्वविद्यालय, यहाँ पे इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह के क्लाइमेट चेंज पे और संगोष्ठियाँ सब होनी चाहिए, जिससे फिर लोग सीखें और जन जन तक ये सारी बातें पहुँचे, लोग इसको लेके गंभीर हों। बिल्कुल, और ये बहुत गंभीर मुद्दा है और ये आवश्यक मुद्दा है। ज़रूर ये एक विचार जो है वो आगे जाना चाहिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। समाज में आपको लगता है कोई और मुद्दा उठाना चाहते हैं लोग, जागरूक कम हैं अपने मुद्दों पर खुलकर बात करने के लिए? देखिए, वैसे तो डेमोक्रेसी और ये सारी चीज़ें आजकल चल ही रही हैं, सिविल राइट्स, और लेकिन न्यूट्रल है कि मैं यही बोलना चाहूँगा कि इन्वायरमेंट को लेके और अपने राइट्स को लेके लोगों को जागरूक होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ युवा साथी हैं, कुछ लड़कियां हैं जो अभी नए पहली बार दाखिला किया है, विश्वविद्यालय में आई हैं। क्या नाम है आपका? आकांक्षा चौरसिया। आकांक्षा, कहाँ से आई हैं आप? छठा मील। छठा मील से, लखनऊ की रहने वाली हैं। आपके मुद्दे क्या हैं, युवाओं के मुद्दे क्या हैं? लोकसभा चुनाव में बहुत से दल अपने अपने दावे लेकर आ रहे हैं, लेकिन युवाओं के मुद्दों को कौन सबसे ज़्यादा एड्रेस कर रहा है, आपको लगता है कुछ? आकांक्षा, क्या सोचती हैं, आपका मुद्दा क्या है? आपका कोई विषय आपको लगता है कि सब ठीक चल रहा है? जी सर। सब ठीक चल रहा है, सरकार ठीक काम कर रही है? जी सर। क्या ठीक काम कर रही है, कैसे आप जज करते हैं? सब कुछ सही आइए प्लीज, आइए आप बताइए। मुझे जहाँ तक लगता है कि थोड़ा सा चेंजेस आने चाहिए पढ़ाई को लेकर के। क्या चेंजेस आने चाहिए? चेंजेस ये आने चाहिए कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स को जो भी है थोड़ी फैसिलिटीज़ बढ़ानी चाहिए उनके लिए। जैसे क्या सुविधा है? यूनिवर्सिटीज़ को थोड़ा देखना चाहिए, अंदर कुछ और चल रहे हैं, बाहर कुछ और होता है। जैसे पॉलिटिक्स वगैरह है तो बाहर कुछ और है, हम लोगों को जो बुक्स में पढ़ाया जाते हैं वो कुछ और होते हैं, और पॉलिटिक्स में कोई रूल और कोई रेगुलेशन नहीं होता है। बुक्स में हर जगह रूल और रेगुलेशन उठा के रखा है। आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं? नो, मैं फॉरेंसिक साइंस की। फॉरेंसिक साइंस, तो हम देखते हैं कि फॉरेंसिक साइंस की बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन हाँ, यही तो मैं बताना चाहती हूँ ना कि फॉरेंसिक साइंस है जो कि मैंने और मेरे टीचर्स भी कहते हैं कि एक स्टूडेंट है, अगर वो साइंस का स्टूडेंट है, जितना आप एक सेलिब्रिटी को, जितनी भी एक साइंटिस्ट है, एक सेलिब्रिटी को आप उतने सारे क्या करते हैं, सपोर्ट देते हो और इतने बॉडीगार्ड देते हो, इतने मतलब फोर्स वगैरह सब कुछ देते हो उन्हें प्रोवाइड कर, लेकिन एक साइंटिस्ट है उसे क्या मिल रहा है? उसे भी तो कुछ दोगे। अगर आप इंडिया में अगर दोगे तो वो फिर फॉरेन में क्यों जाएंगे भाई? अगर इंडिया में रखोगे तो नहीं जाएंगे वो। ये सब सारी फैसिलिटीज देखनी चाहिए ना सरकार को, नहीं देखते हैं लोग, भागते हैं फॉरेन में। भाई जाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर यहाँ पे उनको अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो जाएंगे ही जाएंगे। तो चीज़ें बदलनी चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के और बच्चों को रखना चाहिए, क्योंकि हमारे भी है तो हमारे में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे, जैसे मैंने बायोटेक से बीएससी किया था तो कोई स्कोप नहीं दिखा मुझे। फिर बायोटेक में तो बहुत स्कोप बता रहे हैं। नहीं, ऐसे कैसे स्कोप है? इतने अच्छे स्कोप ऐसे नहीं है इंडिया में। देखने को तो ऐसे बहुत, ऐसे फॉरेंसिक साइंस में भी बहुत है, लेकिन जब घुसी हूँ पता चल रहा है कोई भी ऑफिसर नहीं, कौन सा एग्जाम कब होता है क्या कुछ भी पता नहीं है। हाँ, भर्तियाँ नहीं हो रही नहीं, और जबकि थानों में जो विस्तृत कलेक्टर के आता है, जब चुनाव आया तो पलट करके अभी भी देखा कितना चीटिंग हुआ है उसमें, कैंसिल हो गए पेपर एकदम, पुलिस की जितनी भी थी। और फिर हर जगह भाई, हर जगह आपका ये क्या एक और
आरो यारो जब ये सब नहीं छोड़ा चीटिंग के लिए तो भला पुलिस की भर्तियाँ तो नॉर्मल से चलता है। क्या नाम है आपका? श्वेता यादव। श्वेता का ये दर्द है कि जिस क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी जो सबसे मॉडर्न साइंस सबसे ज़्यादा काम दुनिया में हो रहा है तो भारत में उसमें अवसर बढ़ने चाहिए, लेकिन इनके पढ़ाई के बाद इनको पता चला कि इसमें अवसर कम मिल रहे हैं, ग्राउंड पर चैलेंजेस हैं। और फॉरेंसिक साइंसेज में आप आई हैं, ये इमर्जिंग फील्ड ये भी है और पूरी दुनिया में इसकी क्राइसिस उतना ज़्यादा स्कोप है ही नहीं यहाँ पे भी, क्योंकि टीचर्स खुद आ रहे हैं जो भी पढ़ रहे हैं, फिर इसका नेट JRF ही देकर के टीचर ही सब कोई बनेगा तो भाई FSL वगैरह किसको ज्वाइन करना है? ये बहुत बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया है। आपका मुद्दा क्या है इस बार चुनाव में? इस बार पेपर लीक का मामला है जो कि बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। युवा इससे नाराज़ है। युवा इससे नाराज़ है क्योंकि उसमें टाइम भी वेस्ट होता है, मनी भी वेस्ट होता है और सरकार पर प्रश्न चिन्ह भी उठते हैं। बिल्कुल उठते हैं और ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है क्योंकि बहुत मनोयोग से बहुत मेहनत से विद्यार्थी तैयारी करते हैं और उनकी आयु भी एक बड़ा प्रश्न है। बहुत से साथियों ने ये मुद्दा भी उठाया। आपका नाम क्या है? अंकुर पांडे। अंकुर जी, क्या कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे? कोर्स मैं यहाँ पे MA कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस का आप अध्ययन कर रहे हैं, राजनीति शास्त्र, क्या जितने भी राजनीतिज्ञ हैं वो शास्त्रों का कुछ अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं और राजनीति कुछ मानदंड उसके हैं या सब ऐसे चल रहा है? उसके देखिए इस समय जो नैतिकता होती है वो राजनीति से गायब है और यदि नैतिकता राजनीति में शामिल हो जाए तो सारी चीज़ें फिर से व्यवस्थित हो जाएंगी जो पुराने समय में भारत की राजनीतिक व्यवस्था थी। तो नैतिकता कौन कायम करेगा? जो राजनीतिक दल है अपनी नैतिक सारे पैरामीटर्स ध्वस्त करते जा रहे हैं, नैतिकता को एकदम उतार रखा है उन्होंने, तो कैसे पूरी होगी? इसमें देखिए जनता को शामिल होना पड़ेगा और जनता को इस बात को समझना पड़ेगा। जनता क्या कर सकती है? आप तो राजनीति विज्ञान के शास्त्री हैं, आप क्या लगता है कि जनता इसमें कर क्या, वोट के अलावा और क्या कर सकती है? वोट तो 5 साल का मौका आता है, और क्या करे जनता? जनता जो प्रतिनिधियों का चुनाव करती है वो उसमें थोड़ा नैतिकता का भी बेस रखे, ये नहीं कि बाहुबलियों और जो धनाढ़ लोग हैं उन्हीं को मतलब जिताया जाए। अभी पप्पू यादव जो है बिहार से, उन्होंने कहा 100 करोड़ रुपए लगते हैं एक सांसद के चुनाव में, तो ये पैसे तो कहाँ आम आदमी ला पाएगा? तो राजनीति सही कैसे होगी? हाँ, तो इसी बात को ही जनता को समझना है कि जो ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है उसको इसी पैसे के बेस पे ही ना जिताया जाए, उसमें अपना भी थोड़ा सेंस लगाया जाए। और जनता अभी जागरूक नहीं है, वो मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो बहुत बढ़िया से नहीं मनाया जाता। हाँ, बस केवल फॉर्मेलिटी है कि हाँ 25 जनवरी मतदाता दिवस है बस। तो ये निर्वाचन आयोग पर ये सवाल जा रहा है क्योंकि ये उनका काम है कि जागरूकता पूरे नियमित तौर पर इसका कार्यक्रम चले, लेकिन हम देखते हैं चुनाव की सूचना जारी हो जाती है, फिर कुछ कार्यक्रम किए जाते हैं, उनके रिकॉर्ड में बताता है कि सब जगह उतने कार्यक्रम हो नहीं पाए, छोटे छोटे बच्चों को प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, तो सीधे जो वोट देने वाले हैं उनकी जागरूकता का स्तर कम रहता है। जी सही बात बताया आपने कि छोटे जो लोग हैं उनकी जागरूकता का स्तर भी कम है और वो इसीलिए सही प्रतिनिधि का चयन नहीं कर पाते। अच्छा, आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो आपकी कक्षा में कुछ चर्चा होती है किसी विषय की? देखिए विषयों पर तो चर्चा होती है, लेकिन कौन से विषयों पर चर्चा आजकल हो रही है? अब इस समय जैसे राजनीतिक दल बदल पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्लास में पढ़ाया जा रहा है। तो राजनीतिक दल बदल में ये है कि उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, लालच के और पदों के लालच में आकर लोग दल बदल करते हैं। राजनीतिक दलों पर कोई अंकुश नहीं है, उनके लिए कोई प्रावधान भी नहीं है, संविधान में भी उसका बहुत जिक्र नहीं आता और राजनीतिक दल इसका सारा संचालन कर रहे हैं। यानी देश जिनके हाथों से चल रहा है उन पे नियंत्रण करने के लिए, चाहे वो उनके जो संसाधन इकट्ठे करते हैं, जनता से पैसे लेते हैं या इलेक्ट्रल बॉन्ड था या जहाँ से भी चंदा इकट्ठा करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, उनके लिए कंट्रोल करने का बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। ये बात आपने सही कही है कि बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने सत्ता को ये अधिकार दिया है उन्हीं लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि वो अधिकार का सही से हमारे काम करें। तो वो जनता ही उनको अधिकार देती है और सत्ता में बैठाती है, तो जनता को ही ये बात सोचनी पड़ेगी। आज़ादी के 75 साल बाद भी लोग अब ये सोच रहे हैं कि वही राजनीतिक दल अपने आप सुधार करेंगे, अपने आप विचार करेंगे और जनता के मुद्दे हल करेंगे। ऐसा उम्मीद पूरी होगी अभी? नहीं, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमने बताया ना पहले ही कि जनता को ही वो बात समझनी जनता को सशक्त होना पड़ेगा कि लोकतंत्र के में ये जनता जो है वो मालिक है और सबसे मजबूत स्थिति में रहनी चाहिए, तभी व्यवस्था ठीक ढंग से काम करेगी। आपका नाम क्या है? अक्षय प्रताप साई। अक्षय जी, क्या कोर्स कर रहे हैं आप यहाँ? मैं यहाँ पे MA हिस्ट्री। हिस्ट्री, इतिहास जो लिखा जाएगा
तो उसमें सब ठीक लिखा जाएगा या कुछ गुनाह लिखे जाएंगे राजनीति में? इतिहास लिखने में हमेशा से जो है बैलेंस बना के लिखा जाता है, ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव में लिखा जाता है, ना बहुत ही पॉजिटिव में लिखा जाता है। जो शासक होता है उसको थोड़ा चमका उसको बैलेंस करके लिखा जाता है। अगर हम सत्ता का शोषण नहीं किया जाता है जी, सत्ता का शोषण कभी नहीं किया जाता। पावर कांट बी एक्सप्लॉइटेड। जो इतिहास हमेशा शक्तिशाली व्यक्ति के ही गुणगान करता है। कमजोर व्यक्तियों का इतिहास में आपने कभी नहीं देखा होगा। मुगलों ने देश पर शासन किया, कभी मुगलों ने देश पर शासन किया, पूरा एक मध्यकालीन मुगलों के नाम कर दिया गया। उन बीच कई ऐसे प्रभावशाली शक्तिशाली राजा भी रहे होंगे, महाराजा भी रहे होंगे जिन्होंने चुनौती दी, लेकिन उनके बारे में नहीं लिखा, क्योंकि इतिहास हमेशा शक्ति को ही प्रदर्शित करता है। और इतिहास से हमें सीखना चाहिए, इतिहास से हमें सीखना चाहिए कि हमें भी शक्तिशाली बनना चाहिए। जनता कैसे बनेगी? जनता तो बननी चाहिए। जनता सबसे बड़ी शक्ति है। जनता सबसे बड़ी शक्ति है। जनता के हाथ में वोट है। जनता ही सबको राजा बनाती है, जनता ही भिखारी बना देती है। इस बार 2024 का इलेक्शन आप देख रहे हैं, जो आज राजा बने बैठे हैं, जनता जितनी त्रस्त है उनसे, इस बार 1 मिनट नहीं लगेगा उनका 1 वोट उन्हें भिखारी बना सकता है, रोड पर ला सकता है, उन्हें जेल के अंदर डाल सकता है। तो जनता क्यों त्रस्त है? जनता क्यों त्रस्त है? देखिए, उन्हें पहली बात तो हम युवा हैं, 2 करोड़ रोजगार बोला था, आज तक 2 करोड़ रोजगार में 83% पढ़े लिखे ग्रेजुएट युवा बेरोजगार हैं। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, लेकिन किसानों की आत्महत्या दर दोगुनी हो गई। महिला सुरक्षा की बात कही थी, महिला सुरक्षा तो नहीं हुई, लेकिन महिलाओं के साथ अत्याचार उत्पीड़न इतना हुआ, उनमें से ज़्यादा सत्ताधारी पार्टी के लोग उसमें शामिल है, बड़े बड़े नेता शामिल। लेकिन वो तो कह रहे हैं महिला बिल लेकर आए हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हैं, उनको सीट बढ़ा के दे रहे हैं, कैंडिडेट बढ़ा रहे हैं। ये बात थोड़ा बात देखिए, आप पिछले देखिए महिला पहलवानों की देखिए कुश्ती, ब्रिजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हुई, जांच तक नहीं हुई। देखिए, आप एक होता नहीं कि कहने के कुछ और, हाथी के दांत खाने के कुछ, मतलब 2 चेहरे हैं, तो ये सावधानी बरती है कि जनता दोनों चेहरे देख रही है। दोनों जनता पूरी चेहरे देख रही है, जनता दोनों चेहरे देख रही है और जनता सब समझ रही है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा दल है जिसके 2 चेहरे ना हो, मतलब कोई, हमें तो नहीं लगता है। देखिए, भारत की राजनीति में ऐसा कोई जो दल नहीं है जो पूरी तरीके से पाक, सब दलदल में है, सब दलदल में है। बस हमें ये होता है कि हमें देखना होता है कौन बेहतर है। लेकिन अगर हम आज की बात करें, आज की चुनाव राजनीति में बात करें, तो क्या रोजगार, क्या बेरोजगारी, क्या जो हमारे जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, ये सब चुनावी मुद्दा है। चुनावी मुद्दा तो धर्म, जाति, कैसे हम लोगों को विभाजित कर सके हैं, ठीक है। आज के टाइम में देखें तो भाजपा ही जो गवर्नमेंट आई है मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने हिंदुत्व कर दिया, हिंदू अभी अयोध्या का राम मंदिर उद्घाटन, ये सब करके एक हमेशा से माहौल बनाया जाता है जनता को भ्रमित करने का, जनता को जो असली मुद्दे हैं उनसे अलग करने का। रोजगारों की बात की जाए, अगर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी महाराज की, उन्होंने जब से सत्ता में आए कितनी नौकरियाँ दी हैं। जब भी जितने भी पिछले पेपर हुए सभी पेपर लीक हो गए, उस पर कोई बात ही नहीं करता है। बात करेगा कौन? जो बड़े नेता बात करते हैं, उनके पीछे जो है सरकारी एजेंसियां लगा दी जाती हैं। तो एक तरीके से क्या होता है, जनता को दबाने की, जनता को भ्रमित करने की हमेशा से कोशिश करते चले आए हैं। जी, आपके जोड़े। हाँ, अभी आपने एक सवाल पूछा था कौन सी पार्टी, जैसे मतलब किसी के 2 चेहरे ने, तो बात ऐसी है कि कोई ऐसी पार्टी है, लेकिन काम के बेसिस पर देखा जाएगा ना। देखिए, पिछले 10 सालों में जो सत्ताधारी पार्टी उसने क्या किया और पुरानों ने क्या किया। जैसे कि मैं काम गिनाना चाहूँगा, जैसे जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, वहाँ लोग हैं, वो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे काम, हम भी कहते हैं बहुत सारे काम किया, हम उनके काम गिनवा सकते हैं। वो कहते हैं कि नेहरू जी ने हमें विकास नहीं करने दिया, हमने कहते हैं नेहरू जी ने वेल दिया, सेल दिया, BPCL दिया। नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाता है आपने क्या किया 10 सालों में, नरेंद्र मोदी जी की सीना ठोक के कहते हैं हमने 10 सालों में इन्हें बेच दिया। 10 सालों में हमने इन्हें NSUI के कार्यकर्ता तो नहीं, हम NSUI के कार्यकर्ता हैं, हम बेरोजगार युवा छात्र हैं, बेरोजगार हैं और छात्र हैं, ठीक है। हम NSUI के कार्यकर्ता की बात नहीं है, हम छात्र हैं, हमें अभिव्यक्ति की आजादी है। आज के समय बड़ी चुनौती है कि कोई भी या तो पक्ष में चला जाता है, तो एक निरपेक्ष भाव से निष्पक्ष रहना चुनौतीपूर्ण है। निष्पक्ष भाव से हमने बताया ना, हमने आपको काम के साथ साथ तथ्य के साथ हमने गिनाया, ठीक है। उन्होंने बोला कि नेहरू जी ने हमें विकास नहीं करने दिया, नेहरू जी ने IIT दिया, IIMs दिया, एयर इंडिया दिया, अपने समय उन्होंने बहुत काम बिल्कुल दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, टेलीकॉम रेवोल्यूशन राजीव गांधी जी ने दिया, सब दिया। और जब मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, देश के पास से कितने दिन का पैसा बचा था। उन्हें कहना चाहते हैं राजनीतिक बयानबाजी के कारण जनता कंफ्यूज हो रही है। ये सिर्फ धर्म, हिंदू मुस्लिम धर्म मंदिर मस्जिद के नाम पर बांटा गया। अगर पिछली पार्टियां भी इसी मंदिर मस्जिद के नाम पर करती तो जिस समय आज़ादी मिली थी उस समय की स्थिति क्या थी। आज तक देश, जितने ये जो आपके बहुत अति पिछड़े देश हैं,
जो एक मतलब जिनकी जनता 2-2 3-3 दिन तक खाना नहीं पाती, उससे भी बदतर स्थिति में होती है अगर पुरानी पार्टियां भी ऐसे धर्म और हिंदू और मंदिर मस्जिद के नाम पर ये। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राणा सुधांशु शर्मा है। सुधांशु जी, क्या कोर्स कर रहे हैं आप? मैं बीकॉम कर रहा हूँ। मैं बीकॉम में द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। कॉमर्स अर्थव्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाणिज्य के मोर्चे पर सरकार को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उसके कौन से अच्छे काम, कौन से चूक है, उनकी कमियां हैं? चूक क्या, इन्होंने देखिए पहले देश पर जो कर्ज था 2014 में 50 लाख करोड़ था, ठीक है, 50 लाख करोड़ था, एग्जैक्ट आंकड़े नहीं पता, बट इसी के आसपास था। लेकिन इस समय जो कर्ज है वो लगभग 200 के पार पहुंच गया है। तो देखिए आप, देश में जो पैसा तो आया है, देश में पैसा आया है, लेकिन वो पैसा लगा कहाँ, गया कहाँ, ये सवाल है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। देखिए कर्ज प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 1 करोड़ 46 लाख रुपए का कर्ज है लगभग, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर। तो देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? देश में पैसा तो आ रहा है, विकास कार्य कहाँ हो रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इतने पीछे थी अर्थव्यवस्था, 5वीं नंबर पर पायदान पे आ गई और तीसरे पे आने जा रही है, और जीडीपी भी बढ़ रही है। जिस देश का हंगर इंडेक्स लगातार गिरता चला जा रहा है, 141 रैंक पर पहुंच गया है, लोग भूखे मर, आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो आप किस बात से डंका पीट सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंच गई है? आप ये भी तो सोचिए, ये भी तो सवाल उठाइए। जनता को जो दिखाया जा रहा है, जो उन्हें दिन रात मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची है, उनसे पूछा गया कि जो है देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो दिन रात टीवी में देखती मोदी की गारंटी, बोलती मोदी की गारंटी। जो आपके ब्रेन वाश आपका क्या है, आपको जो दिमाग में बैठाया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है, वही तो आप बोलेंगे। जनता को वास्तविकता, सच्चाई नहीं दिखा रही। मणिपुर कितने दिन मीडिया पे चला? बिल्कुल, इन सवालों से तो जो सत्ताधारी दल है उनको सामना करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, जो आपकी गलतियां हैं, आप उस गलतियों को एक्सेप्ट करिए। आप ये भी जा सकते हैं, आप अभी एक प्रोपेगेंडा चला था, पापा ने वार रुकवा दी। मणिपुर वायलेंस आपसे रुका नहीं, आपने वार कैसे रुकवा दी? वो तो इंटरनेशनल है। तो ये जो देश के मुद्दे हैं, जिनसे जनता त्रस्त है, आप उन मुद्दों से हट नहीं सकते। आप भले हट जाएंगे, लोगों के बीच में नहीं दिखाएंगे, लेकिन जिस पे बीती है वो तो जानता है। तो एक मुद्दा ये भी आता है कि विपक्ष इतना कमजोर क्यों हो गया? उनके पास तो बहुत सारी जानकारियां थी। तो विपक्ष कमजोर नहीं हुआ, विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। आप जो नेता सवाल उठा दी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आप लगा देंगे, उन पे आप अंदर भेज देंगे। लेकिन ये जो राजनीति आज हो रही है, ये जो बदले की राजनीति हो रही है, राजनीति बहुत आगे आने वाली राजनीति को बहुत गंदा कर रही है। आगे आने वाले जो युवा अगर मान लीजिए राजनीति में जाते हैं, तो पहली बात तो राजनीति कैपिटलिस्टिक हो चुकी है। लेकिन जो बदले की राजनीति हो रही है, आप सोच रहे हैं अगर ये सत्ता परिवर्तन होता है तो जो आज विपक्ष के साथ हो रहा है, क्या आप नहीं अनुमान लगा सकते कि सत्ता पक्ष के साथ भी वही कल होगा? बिल्कुल, ये बदले की राजनीति देश का बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और राजनीति में शुचिता, नैतिकता और साथ में एकजुटता आनी चाहिए। देश को विभाजित करने वाले बयान या इस तरह की हरकतें या इस तरह के काम बिल्कुल नहीं होने चाहिए, और स्वस्थ लोकतंत्र तभी बनेगा और तभी देश वास्तव में एक संपूर्ण विकास की ओर आगे बढ़ेगा। और इस तरह के विकास के लिए सबको साथ लेना ज़रूरी है। तो देखते रहिए, हमारा मकसद भी यही है कि पब्लिक पॉइंट में सबकी आवाज़ आए, और जितनी भी आवाज़ें हैं वो जो सियासतदान हैं उनके कानों तक पहुँचे, और उनकी सेहत पर थोड़ा असर हो, उनका विचार बदले और उनका गंभीर प्रयास समाज को बेहतर बनाने की दिशा में देखने को मिले। तो इस लोकसभा चुनाव में जनता की राय क्या असर करती है, उनके मतों पर क्या असर होता है, आंकड़ों पर क्या नंबर गेम होता है, और किसकी सत्ता काबिज होती है, ये देखने की बात होती है। लेकिन आप देखते रहिए पब्लिक पॉइंट, आप देखते रहिए द पेन डाउन। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए, ताकि हम भी सुधार करें और आपके लिए अपने शो और लोगों की आवाज़ बेहतर ढंग से आप तक लेकर आते रहें। दीजिए अनुमति कैमरामैन अल्तमश और रूपक मिश्रा के साथ मुझे राधेश्याम दीक्षित को। फिर मिलेंगे किसी और जगह कुछ और लोगों के साथ। नमस्कार।